अभी अभी रागिनी सब्जी काटने बैठी ही थी कि यशोदा जी भी वहां आकर बैठ गईं। थोड़ी बहुत इधर उधर की भूमिका बनाकर उन्होंने अपनी बहू रागिनी से अपनी बेटी को पैसे उधार देने की बात कही। लेकिन ये सुनकर रागिनी ने साफ इनकार कर दिया। मम्मी जी, दीदी को मना कर दो, हमारे पास कोई पैसे नहीं हैं। अरे बहू, कितनी ओछी सोच है तेरी। अगर थोड़ा बहुत अपनी ननद नंदोई की मदद कर दोगी तो तुम्हारे घर में कौन सी गरीबी आ जाएगी। अरे अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। फिर भी तुम। मम्मी जी, मैंने कह दिया ना कि मुझे किसी की कोई मदद नहीं करनी है। फिर आप एक ही बात को बार बार क्यों बोल रही हो। ऐसा तो है नहीं कि आपके बार बार बोलने से मैं अपना फैसला बदल दूंगी। अपनी सास यशोदा जी की बात को काटते हुए रागिनी ने कहा और उठकर अपने कमरे में अंदर चली गई। ये सुनकर यशोदा जी थोड़ा सा चिढ़ गईं और वहीं बैठे अपने बेटे आलोक को सुनाते हुए बोली, हाँ, सिर्फ ननद चुभती है सबको। अभी 5 महीने पहले इसकी बहन के यहाँ भी तो काम पड़ा था, तो उसकी मदद के लिए तो ये झट से तैयार हो गई थी और बिना कुछ देर किए फट से पैसे निकाल कर दे दिए थे इसने। बस मेरी बेटी दामाद के लिए इसके पास कुछ नहीं है। आज अगर मेरे पति जिंदा होते तो अपनी बेटी को यूं परेशान होते न देखते। मेरी बात तो शायद मेरी बेटी का मायका भी खत्म हो जाएगा। ये सुनकर लैपटॉप पर काम करते हुए आलोक ने कुछ नहीं कहा। ये देखकर यशोदा जी और भी ज्यादा चिढ़ गईं। अरे, मैं क्या खुद से बात कर रही हूँ? तुझे सुनाई नहीं देता है क्या? कैसा भाई है तू? अपनी बहन बहनोई की थोड़ी सी मदद कर देगा तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? देखो मम्मी, ऐसा है, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। आप खुद जानती हैं अच्छे से। अभी अभी मैंने अपने बेटे का एडमिशन कराया है कॉलेज में। उसमें कितने पैसे लग गए। ऊपर से छोटी के ससुराल में उसके ससुर जी का भी रिटायरमेंट था, वहां पर भी पहरावनी देनी पड़ी थी। मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अरे तेरे पास नहीं है तो तेरी पत्नी से ले ले, वो भी तो कमाती है। अपनी इकलौती ननद के लिए इतना सा खर्च नहीं कर सकती। मम्मी, अभी अधिकतर घर का खर्चा रागिनी ही कर रही है। आप लोगों को इतने पैसे कहाँ से नजर आ रहे हैं हमारे पास? इतनी इनकम थोड़ी ना है हमारी। आखिर कहाँ से ला कर दे आपको पैसे? अरे वाह, कैसे नहीं है तुम्हारे पास पैसे? मैंने तो सुना है कि बहू के पापा ने अपने रिटायरमेंट के आए हुए पैसों से उसके नाम एक एफडी कराई है, वो भी पूरे 1 लाख रुपए की। तो उस एफडी को तुड़वा कर पैसे नहीं दे सकती? यशोदा जी अपने हाथों को नचाते हुए बोली, मम्मी शर्म करो कुछ। अब क्या अपना सब कुछ लुटा दें आपकी बेटी और दामाद पर? हमारे पास अपनी कोई सेविंग नहीं बची है। अब ले देकर आपकी बहू के पापा ने उसके नाम से कुछ सेविंग की है तो आपकी नजर उस पर भी है। उसके पापा ने उसके नाम पर एफडी करवाई है तो उस पर पहला हक उसके पापा का ही है और हम उसे हाथ भी नहीं लगाने वाले। कल को भविष्य में उन्हें जरूरत पड़ी तो वो खुद ही इस्तेमाल कर लेंगे। आपकी बेटी दामाद तो कभी हमें दिया हुआ पैसा भी वापस नहीं करते। कई बार वो लोग हमसे पैसा ले चुके हैं और ऊपर से आप अब क्या बहन बेटी से भी पैसे मांगेगा? अरे उन्हें तो जितना दो उतनी ही बरकत होती है। यशोदा जी बोली, माना कि बहन बेटी को देने से बरकत होती है, लेकिन जो उधार के नाम पर मांगा गया है वो तो वापस देना पड़ता है। दोनों पति पत्नी ही इतने बेशर्म हैं कि पैसा मांग भी लेते हैं और वापस देते भी नहीं हैं। आखिर अब किस मुंह से कह रहे हैं कि हमारी मदद कर दो? और क्या मदद कर दो? कोई मुसीबत भी नहीं है, बस घूमने जाने के लिए पैसा चाहिए। हमारे पास तो कुछ नहीं है, कह दो अपनी बेटी से। आलोक ने दो टूक जवाब दिया और अपने काम में लग गया। इन लोगों को तो मेरी बेटी फूटी आंख नहीं सुहाती है। अभी ये हाल है तो मेरे मरने के बाद तो ये लोग उससे रिश्ता ही तोड़ लेंगे। अगर थोड़ी सी पैसों से मदद कर देते तो कुछ बिगड़ जाता क्या? बेचारी को अपनी देवरानी जेठानी के सामने हमेशा झुकना पड़ता है। यशोदा जी बड़बड़ाती जा रही थीं, लेकिन अब कोई उनकी बात पर ध्यान भी नहीं दे रहा था, इसलिए अब खुद ही बड़बड़ाकर चुप हो गईं। यशोदा जी अपने बेटे आलोक और बहू रागिनी के साथ रहती थीं। उन दोनों का एक बेटा भी था जो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आ चुका था। साथ ही यशोदा जी की एक बेटी सुगंधा और दामाद राघव भी थे, जो इसी शहर में रहते थे और आलोक से छोटे थे। आलोक और रागिनी दोनों मिलकर कमाते थे और अपना घर खर्च चलाते थे।
दोनों की कमाई भी ठीक ठाक थी, जिससे घर खर्च चल भी जाता था और थोड़ी बहुत सेविंग भी हो जाती थी। लेकिन यशोदा जी की बेटी सुगंधा और उसका पति राघव दोनों लालची किस्म के लोग थे। आए दिन रीति रिवाज के नाम पर तो वसूलते ही थे, लेकिन कभी कभार मदद के नाम पर आलोक से पैसा ले भी लेते थे, तो कभी लौटाते ही नहीं थे। 3 साल पहले सुगंधा के ससुर जी का एक्सीडेंट हुआ था। तब आलोक से उन्होंने 1 लाख रुपए की मदद मांगी थी, पर आलोक के पास तब इतने पैसे नहीं थे। तो ससुर जी के इलाज के नाम पर आलोक से उन लोगों ने 50,000 रुपए तो ले ही लिए थे, लेकिन वो पैसे कई बार कहने के बावजूद भी आज तक नहीं लौट आए। यशोदा जी से कहते तो यशोदा जी जवाब दे देती, अरे उन लोगों के पास पैसे नहीं हैं तो नहीं दे पा रहे हैं, अब क्या उनकी जान ही ले लोगे? और फिर अब ज्यादा मत बोलो, बेटी के ससुराल का मामला है, फालतू में उसे परेशानी होगी, ये सोच ले कि अपनी बहन पर खर्च कर दिए। लेकिन बाद में पता चला कि ससुर जी का तो मेडिकल हो रखा था और अधिकतर इलाज के खर्चे की भरपाई वहीं से हो गई। यहाँ तक कि उसकी जेठानी से सुनने में आया था कि सुगंधा और राघव ने तो 1 पैसे की मदद नहीं की थी, तो वो 50,000 रुपए गए कहाँ? जब एक बार सुगंधा से पूछा था तो उसने तो रोना धोना मचा दिया था। मुझसे ज्यादा आपको मेरी जेठानी पर भरोसा है। अरे जलती है वो मुझसे, इसीलिए झूठी अफवाह फैला रही है। उसका रोना धोना सुनकर यशोदा जी ने भी रागिनी और आलोक को खूब सुनाया था। उसके बाद तो दोबारा उन लोगों ने उससे कभी पूछा भी नहीं। उसके बाद भी 1-2 बार ऐसे मौके आए जब सुगंधा ने आलोक से मदद मांगी और यशोदा जी ने पीछे पड़कर उसे पैसे दिलवा ही दिए, लेकिन वो पैसे भी डूब गए, लौटकर वापस नहीं आए। सुगंधा और राघव का व्यवहार ऐसा ही था कि रिश्तेदार भी अब उनसे बचते थे। जिससे वो लोग पैसे की मदद लेते थे, उन्हें कभी पैसे लौटाते ही नहीं थे। इसलिए कोई भी उनकी मदद करने को तैयार भी नहीं होता था। अभी 2 दिन पहले ही सुगंधा ने फोन करके यशोदा जी से मदद मांगी थी। आखिर उसे पूरी उम्मीद थी कि यशोदा जी तो कभी उसकी मदद के लिए मना ही नहीं करेंगी। आखिर वो तो एक माँ है। उसे 20,000 रुपए की जरूरत थी। दरअसल उसकी देवरानी जेठानी रामेश्वर टूर के लिए जा रही थी और सुगंधा भी उनके साथ जाना चाहती थी। पर देवरानी जेठानी ने साफ साफ कह दिया था कि सब अपने अपने खर्चों पर जाएंगे। राघव के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उसने यशोदा जी से मदद मांगी थी। उसे पता था कि रागिनी के नाम पर एक एफडी थी। अब यशोदा जी आलोक के पीछे पड़ी हुई थी। खैर, थोड़ी देर बाद यशोदा जी की सुगंधा से फोन पर बात हुई और फिर शाम तक सुगंधा मायके पहुंच गई। शायद झगड़े के मूड में ही वो यहाँ आई थी। भाभी, आप क्या मेरी थोड़ी सी मदद नहीं कर सकते? मेरी देवरानी जेठानी के सामने मेरी थोड़ी सी इज्जत रख लोगे तो आपका कुछ बिगड़ जाएगा क्या? मुझे 20,000 रुपए देने में आपको रोना आ रहा है, और यहाँ मेरी माँ ने अपना बेटा आपको दे दिया, अपना पूरा घर दे दिया और गृहस्थी दे दी, पर उनकी बेटी आज पैसों के लिए मोहताज हो रही है। ये क्या कह रही हो सुगंधा? हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए तो मदद के लिए मना किया है, रागिनी ने कहा। कैसे नहीं आपके पास पैसे? आपके पापा ने आपके नाम पर 1 लाख रुपए की एफडी करवा रखी है ना, वो कहाँ है? सुगंधा एक ही सांस में सब कुछ बोल गई। बस करो सुगंधा, जो मन में आ रहा है बोले जा रही हो। वो एफडी मेरे पापा ने मेरे नाम पर करवाई जरूर है, पर वो उनकी सेविंग है। वो चाहे जैसे खर्च करें, ये उनका फैसला है। और रही बात कि मम्मी जी ने अपना बेटा मुझे दे दिया, अपना घर, अपनी गृहस्थी मुझे दे दी, तो मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी इस घर को दी है। मैं भी अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हूँ, तब जाकर ये घर चलता है। पैसा लेकर लौट आना आप नहीं जानती। अपनी रिश्तेदारी आपने बिगाड़ रखी है, तो मुझसे क्यों उम्मीद करती हैं आप? पैसे नहीं हैं तो घूमने जाना जरूरी है क्या? जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। होड़ के चक्कर में क्या हम लोगों से रिश्ते तोड़ लोगी अब?
समझी तुम? भाभी हूं तुम्हारी। मुझसे बात करनी है तो ढंग से करना, वरना करना ही मत। आखिर रागिनी ने सुगंधा को लताड़ा तो उसके बाद मुंह फुलाकर सुगंधा अपने ससुराल चली गई और दोबारा उसके बाद कभी पैसे मांगने यहाँ नहीं आई। और ना ही यशोदा जी ने दोबारा जिद की सुगंधा को पैसे देने की। सही है, कई बार आखिर बोलना ही पड़ता है। ये अलग बात है कि मजबूर खुद सब करते हैं, लेकिन बुरी तो बहू लगती है। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।